इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू ए चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल, तो ये जैसे हमने इसको होलोस्फीयर भी बोलते हैं, मतलब कंडक्टर है, स्फेरिकल शेप का है, तो उसमें सरफेस पे ही होगा चार्ज ना। तो ये है, सो इम्पोर्टेंट है, और बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम निकालेंगे। ठीक है जी। सो इस केस में आपने सिंपल ये चीज़ रखनी ध्यान में कि जो हम निकाल चुके हैं वैसे इसको, यदि आप ध्यान से सुने, बिल्कुल वही है कि जो गॉसेस कूलम्स लॉ को जब डिड्यूस किया था ना गॉसेस थ्योरम से, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। कुछ याद करो, ऐसे कुछ सेंटर पे चार्ज था, यहाँ डिस्टेंस आर पे, यहाँ छोटा सा एरिया एलिमेंट लेके ई और डी एस ए की डायरेक्शन में चले गए थे, और फिर हमने बोला था कि गॉसेस थ्योरम लगा देते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, ऐसे कुछ किया था आप याद करें तो, क्यू वन एप्सिलॉन नॉट, ई और डी एस ए की लाइन पे है, तो ई डी एस में एंगल 0 हो गया, तो ये आ गया क्यू वन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। और ये डी एस बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये बन गया 4 पाई r² और ये बन गया क्यू वन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से की इज इक्वल टू वो, ये जो आपको पता है। तो ऐसे कुछ हमने किया था पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस आर पे, बाय यूजिंग दिस गॉसियन सरफेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ठीक है। सो बोलने का मतलब ये हो गया कि यही काम करना है अब भी, लेकिन यहाँ अब कुछ नहीं है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं है। अब ऐसा है कि ये शेल खुद बैठी हुई है इधर, ये एक शेल होगी ऐसे ही, उसके ऊपर चार्ज होगा बाहर यहाँ, तो हम उसका जैसे सेंटर ऑफ मास मानते हैं ना, उसको मान लेंगे सेंटर पे, फिर वही बन गया ये जो भी किया। समझे बात को? तो ये होने वाला है, मतलब इसमें नया कुछ नहीं पड़ेगा अब, नथिंग न्यू। तो मैं डायग्राम ले लेता हूँ आपके लिए, ये वाली डायग्राम है, देखिए ये यहाँ नहीं है, यहाँ से ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ है। चलिए अच्छा, ये है होलोस्फीयर और इसमें है आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो ये है, ये डायग्राम हमारी। छोटी कर देते हैं इसको थोड़ा, ये रखिए, और छोटी कर देते हैं, ये हो गई, अब देखो अब अच्छी हो गई ये, अब ठीक हो गई। चलिए सो यहाँ फिक्स कर देते हैं, हो गई फिक्स। चलिए अभी ध्यान सुनेंगे, अब इसमें क्या होने वाला है, देखो कि आपके पास जो है एक चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल है, मतलब एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर ये है, दिख रहा है आपको ये, और इसका रेडियस ले लेते हैं आर, एंड चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, बिकॉज कंडक्टर्स में चार्ज सरफेस पे होता है भाई, अंदर नहीं होता। ठीक है। सो अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसमें 3 पॉइंट बनेंगे। देखो मैंने बताया भी था शुरू में कि यहाँ आउटसाइड पॉइंट लेंगे एक, इस शेल से बाहर, शेल से बाहर ये ले लिया, फिर यही पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा सरफेस पे, दूसरा केस, तीसरा केस में ये पॉइंट अंदर आ जाएगा। तो 3 पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है बाय यूजिंग कॉजेस थ्योरम। तो ये है आपका पॉइंट। अब ये पी आउटसाइड पॉइंट के लिए कर रहे हैं। सो पहला केस कर रहे हैं फॉर आउटसाइड पॉइंट। जो बाहर है उस शेल से ही। सो भाई ध्यान से सुनेंगे, फॉर आउटसाइड पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे लेते हैं, हमेशा आर डिस्टेंस पे, लिख दिया मैंने आर, ये आर डिस्टेंस पे ले लिया इसको। ठीक है जी, ये ले लिया आर डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस आर है ये। ठीक है। सो इस शेल के बाहर है ये पॉइंट, है ना। सो फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस शेल विल बिहेव एज इफ बी सपोज दैट, जो होल चार्ज है शेल पे वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जैसे मान लेंगे हम, इस चार्ज का तो सेंटर पे होगा। ठीक है। आउटसाइड पॉइंट के लिए शेल तभी बिहेव करेगा जब हम ये मानेंगे कि जो इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है वो इसके कहाँ है, सेंटर पे। ये लिखना आपने यहाँ कि फॉर दिस आउटसाइड पॉइंट पी दिस शेल विल बिहेव एज इफ बी सपोज दैट होल चार्ज क्यू इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर हो। ठीक है जी। तो अब आपको बताइए कि ये क्यू यहाँ आ गया, सो पॉइंट आर, पॉइंट पी जो डिस्टेंस आर पे है,
ठीक है, तो इस वही केस बनेगा जो अभी बता रहा था मैं, कि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में उस पॉइंट पी से यदि मैं स्फीयर गुजारूंगा तो वो स्फीयर क्या बन जाएगा बोलो, गॉसियन सरफेस बन जाएगा। तो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया। फिर गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया ds। तो फिर यहाँ पे इस एरिया के ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ किया। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा बाहर की तरफ, तो ये आ गया ds वेक्टर, है ना। और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी इस चार्ज की वजह से, +1 यहाँ रखूंगा मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इस तरफ ही जाएगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। तो ई और ds एक ही लाइन पे आ गए। फिर गॉसेस थ्योरम लगा देंगे हम, तो ये लगी गॉसेस थ्योरम, ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर यहाँ ई और ds एक ही लाइन पे आते हैं, उनके बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है। तो ये आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू सेम होती है, बिकॉज सारे पॉइंट छोटा आर डिस्टेंस पे होंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा ds इज इक्वल टू क्यू कॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये छोटे छोटे ds जब जुड़ेंगे तो मैंने बताया गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया बन जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई। उसका रेडियस कितना है गॉसियन सरफेस का r, ये छोटा r। ठीक है, तो ये आ गया क्यू कॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये आ जाएगा यहाँ से E इज इक्वल टू वही जो आपको पता है। तो वेरी सिंपल ये आने वाला है। हो गया पहला केस। दूसरा केस है फॉर, यदि ये पॉइंट P उठ के यहाँ आ जाए, यहाँ सरफेस पे लिए, फॉर सरफेस पॉइंट, ये पॉइंट P इज एट द सरफेस। ठीक है, तो सरफेस पॉइंट के लिए मुझे कौन बताएगा कि ये छोटा r जो है वो ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ से लगाते हैं, यहाँ तो बड़ा r है, ये वो रेडियस है शेल का। तो इसका मतलब ये फॉर दिस r विल बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल एंड दैट इज कैपिटल R। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R भर देंगे, आंसर आ जाएगा बस। तो वही आ जाएगी फील्ड जो आपने पढ़ी है ऊपर, क्यू अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए यदि फिगर देखना हो आपको तो फिगर भी यहाँ ऐसे बना सकते हो आप। ये फिगर ले लेंगे इसको, ये वाला सरफेस सरफेस वाले पॉइंट के लिए ये आ जाएगा। ये देखो ये होने वाला है, ये। अब ये पॉइंट P यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, देखो ये यहाँ आ गया पॉइंट P, दिख रहा होगा आपको। तो फिर ये फिगर इसका है तो सरफेस वाले पॉइंट के लिए। तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही छोटा सा एरिया एलिमेंट लेके, और जो स्फेरिकल शेल है वो खुद ही गॉसियन सरफेस बन जाएगा। तो ds वेक्टर इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, ds में एंगल फिर वही हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ छोटे r की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ बड़ा r। तो यहाँ बड़ा r लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर। और ये आपको पता है सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा है चार्ज को ना, तो यदि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है यदि, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस r है शेल का। तो यहाँ से क्यू निकाल दो फिर, तो क्यू हो जाएगा यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, क्यू की जगह यहाँ लिख दो, तो एक और फॉर्मूला आ सकता है जो आपने याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह लिखना है ये 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा बटे r स्क्वायर। तो बोलो क्या बचा, r स्क्वायर कट गया, 4 पाई भी कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं सरफेस वाले पॉइंट के लिए, ये भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, अब ये पॉइंट उठ के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये होने वाला है अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज ही कोई नहीं होगा अंदर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे इनसाइड पॉइंट के लिए ले लेते हैं, सो इनसाइड पॉइंट के लिए जैसे ये डायग्राम ले लेंगे, ये हो जाएगी। सो ये था आपका तीसरा पॉइंट, तो ये था तीसरा केस फॉर इनसाइड पॉइंट स्फेरिकल शेल जो है थिन, उसके अंदर यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट चला जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये चला गया पॉइंट अंदर है, देखो तो पॉइंट P अब डिस्टेंस r पे है या r डैश पे है, जो भी है r डैश ले लो कोई भी है, और रेडियस शेल का वही है यहाँ से लेके यहाँ बाहर तक, ये r है कैपिटल। तो गॉसियन सरफेस अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है जी,
ये आ गया गॉसियन सरफेस। एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। सो एरिया वेक्टर भी ड्रॉ कर दिया हमने छोटे से एरिया एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। सो अब गॉसी थ्योरम लगा देते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि गॉसियन सरफेस जब कोई चार्ज ही एनक्लोज नहीं कर रहा है, चार्ज तो एक्चुअली इसके सरफेस पे है स्फेरिकल शेल के अंदर, तो कोई चार्ज होता ही नहीं, तो गॉसियन सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, तो हेयर क्यू चार्ज एनक्लोज भी गॉसियन सरफेस क्या है, ज़ीरो है, तो फिर ई डॉट डी एस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आपकी जीरो आ जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अंदर होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है जी। तो ये रखें ध्यान, साइड पॉइंट के लिए ज़ीरो। अच्छा, यदि आपने ये पढ़ लिया कि ठीक है जी, बाहर भी निकाल ली, अंदर भी निकाल ली और सरफेस पे भी निकाल ली, तो फिर एक ग्राफ बना देते हैं कि ग्राफ कैसा आने वाला है। ये तो ये वेरिएशन दिखाई जा रही है इस ग्राफ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी। ये जो अभी हमने पढ़ के आर्टिकल ख़त्म किया वो क्या था, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी करेगी ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए अब ध्यान से। हाँ, तो ये थी आपकी स्फेरिकल शेल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, ऐसे ऐसे था, क्यू था वो, ठीक है। इसका सेंटर था, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर था, और फिर सेंटर से आगे जा रहे थे तो सेंटर से हम डिस्टेंस को स्मॉल आर भी ले रहे थे, ऐसे करके कुछ, है ना। तो एक ग्राफ बनाया गया है। हाँ, तो ये जो इनसाइड आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, आउटसाइड लिख देते हैं, वो कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सरफेस वाले पॉइंट के लिए थी 1/4 पाई एप्सिलॉन, सरफेस पे आ गया पॉइंट, क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर वाले पॉइंट के लिए थी ज़ीरो। ये किया हमने तीन। अब मुझे ये बताओ कि इसमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, ये तो ज़ीरो है, इन दोनों में कौन है, हाँ, यदि आर कम होगा, आर कम कहाँ है, सरफेस के लिए कम है ना, हाँ, छोटा आर बड़ा है कि कौन, इन दोनों में कौन बड़ा है, हाँ, तो जहाँ आर, बिकॉज कैपिटल आर इज लेस देन छोटा आर, छोटा आर तो ये पॉइंट यहाँ जैसे बाहर, ठीक है। तो ये कम है इससे, तो इसका मतलब सरफेस वाली फील्ड जो मैक्सिमम है, सरफेस वाली फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, सरफेस वाली फील्ड क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो कि जैसे हम अंदर चलते हैं शैल के, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो मैंने ये ले लिया बाई एक्सिस की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर रहे हैं, और इधर को एक्स एक्सिस है, इसकी तरफ मैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर प्लॉट कर रहा हूँ, और सेंटर ये है वो। तो सेंटर से जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आनी है, तो ग्राफ ऐसे चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो, ये चला ग्राफ देखो। और जैसे आप सरफेस पे पहुंच गए तो मैंने बताया सरफेस वाले पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, और वो उसके लिए डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर डिस्टेंस हो तो चुका है देखो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, तो एकदम से यहाँ जंप करेगी। कोई मुझे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ये होगी भाई, ये होने वाली है, देखो ये मैक्सिमम, कोई मुझे वैल्यू कितनी है, ये है वैल्यू ये, ठीक है। जैसे आप और आगे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डिस्टेंस आगे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, और वो वेरी करेगी आर से ऐसे बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो ये जो ग्राफ आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वो ये है बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो ये ग्राफ आने वाला है। और लास्ट आर्टिकल आज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब इसमें पहले होलो स्फीयर था, अब सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग बोल दिया, इसका मतलब इस स्फीयर में हर जगह चार्ज प्रेजेंट है। तो इसमें भी तीन पॉइंट हैं, पहला पॉइंट, फिर फॉर आउटसाइड पॉइंट, और इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का रखें ध्यान। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन यदि चार्ज का है तो फिर आपको उसमें रो लेना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, ठीक है, वो होती है कि यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है। सो इसमें जैसे हम फिगर ले लेते हैं, ये वाला फिगर है देखो, सॉलिड स्फीयर आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, ये आने वाला है ये, चलिए। तो ये देखिए बड़े ध्यान से आप यहाँ पे, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए,
तो ये होने वाला है, देखिए भी आप, ये है सॉलिड स्फीयर। तो मैं यहाँ ना देखो, ये आपका सॉलिड स्फीयर दिख रहा होगा आपको, ये तो इसमें हर जगह पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, इसमें अंदर भी चार्ज है, ये रखें ध्यान। इस चार्ज क्यू है सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेंटर से डिस्टेंस आर पे जाके कोई पॉइंट है, वो इस स्फीयर के बाहर है, आउटसाइड है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, तो दिया हो गया गॉसियन सरफेस डॉटेड, दिस इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस छोटा सा एलिमेंट लो, एरिया एलिमेंट डी एस, एरिया वेक्टर ड्रॉ करो आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा। पॉइंट +1 यदि रखूँगा यहाँ, तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज को मानना पड़ेगा कि सेंटर पे हो गया सारा इकट्ठा आउटसाइड पॉइंट के लिए, वो बात जैसे पहले बताई वैसे रहेगी, ठीक है। तो इस चार्ज को इस सेंटर पे मान लूँगा मैं इसको, सेंटर ऑफ मास की तरह। तो यहाँ चार्ज सारा हो गया कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ क्यू की वजह से यहाँ क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, +1 इधर ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चले गए। क्लियर हुई बात। सो गॉसियन थ्योरम लगा दो, और वो भी लिख दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे कितनी है, ई है। और पॉइंट पी के अराउंड आपने एरिया एलिमेंट लिया है डी एस, तो ये बन गया एरिया वेक्टर, ठीक है। वो होगा रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, थ्योरम लगा दिया आपने। तो वही आगे जो पहले किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और ईडीएस में एंगल 0 है, तो बन गया आपके पास डी एस कॉस 0, तो इधर ऐसे रहेगा, तो ये बन गया ई ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है गॉसियन सरफेस के, ये है गॉसियन सरफेस डॉटेड, तो वही बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये, तो ये बन गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये छोटे छोटे डीएस जुड़ेंगे, तो आपका टोटल जो मतलब सरफेस एरिया बन जाएगा गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4πr², तो ये आ गया। तो ये वही आएगा जो आपको याद है, तो ये सेम ही है, आउटसाइड पॉइंट के लिए आएगा, ठीक है। अच्छा, सरफेस पे चला गया पॉइंट, तो ये पॉइंट उठ के यदि यहाँ आ गया, तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो दूसरे केस में फॉर सरफेस पॉइंट, यदि पॉइंट सरफेस पे आ जाए सॉलिड स्फीयर के, तो फिर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ये लिख देना आपने, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों में पूछे ज़्यादा कौन है, क्योंकि आर डिस्टेंस जो है वो बड़ी है आर से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, हाँ ये आर ज़्यादा है ना, देखो आर यहाँ से लेके यहाँ तक है, और कैपिटल आर तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, तो बड़ा कौन है, सिर्फ स्मॉल आर बड़ा है ना। स्मॉल आर बड़ा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम हो जाएगी, तो ये कम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ये है सरफेस वाली, ठीक है। सरफेस के लिए डिस्टेंस कम है, तो ई की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए चलते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। तो ये है फोटोज़ का, ये देख लेते हैं हम। अंदर वाले पॉइंट के लिए आप ये ले लेंगे सॉलिड स्फीयर में, ये तो थर्ड केस है फॉर इनसाइड पॉइंट। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है, देखो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये है आपका, इसके ऊपर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये 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 है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का। ये मैंने बोला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह चार्ज होगा, अंदर भी चार्ज होगा, मतलब ठीक है, सेंटर पे भी होगा, ठीक है। तो ये है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, पॉइंट पी बाहर से उठ के पहले यहाँ आया था, अब अंदर चला गया, देखो ये यहाँ पहुँच गया पॉइंट पी, ठीक है। अच्छा, यदि पॉइंट पी यहाँ आ गया, तो फिर क्या होने वाला है, मुझे ये बताओ कि यदि पॉइंट पी यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस इसका सेंटर से आप स्मॉल आर लेना है, और शेल आपकी बाहर है ये, तो पॉइंट पी से आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपका डॉटेड जो है, ये है गॉसियन सरफेस, ये आ गया। तो गॉसियन सरफेस के ऊपर आपको एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेना पड़ेगा, ये ले लिया डी एस, इसके ऊपर फिर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो आपको पता है बाहर की तरफ होता है, तो ये है डी एस वेक्टर ये। और यहाँ +1 रखूँगा, तो चार्ज सेंटर पे मानूंगा, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, +1 इस तरफ ही मूव करेगा इस लाइन पे, तो ये और डी एस एक ही लाइन पे चले गए। और गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहेगी, वो ई है, ठीक है।
इसमें मेन चीज़ पता है क्या है, इसमें मेन है कि ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट रो इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर। स्फीयर की है ये, ठीक है जी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ये मान लिया मैंने। क्या होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? वो होती है कितना चार्ज है, मान लो सारा चार्ज क्यू है और वो कितने वॉल्यूम पे है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर आपका ये बाहर वाला है ना, अंदर तो गॉसियन सरफेस है, तो रेडियस बड़ा आर है सॉलिड स्फीयर का, तो 4/3 πr³ ये होती है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है कि जो गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करा है, क्योंकि गॉसी थ्योरम नहीं है तो गॉसी थ्योरम बोलती है कि ठीक है जी ये जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस दैट इज सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो क्यू है दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो यहाँ यदि मैं बड़े ध्यान से देखूँ तो गॉसियन सरफेस के हिस्से में कितना चार्ज आ रहा है वो तो मुझे पता ही नहीं है। टोटल चार्ज तो स्फीयर के पूरे सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। लेकिन इस छोटे स्फीयर के हिस्से में, छोटा स्फीयर मीन्स गॉसियन सरफेस, छोटे स्फीयर के हिस्से में कितना आ रहा है वो तो मुझे पता ही नहीं है। मतलब मेरे को क्यू पता ही नहीं है यहाँ पे। टोटल क्यू तो पता है, वो तो सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है ना, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है वो क्यू। टोटल स्फीयर के इतने वॉल्यूम पे मुझे पता है वो क्यू है, मुझे इस वॉल्यूम पे नहीं पता कितना है। तो इसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ छोटा आर। तो ये क्यू नहीं है मुझे पता, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं निकालने जा रहा हूँ अभी। सो ये निकलने वाला है देखो यहाँ पे। सो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है अभी कि फॉर इतने वॉल्यूम के लिए कितना चार्ज है टोटल क्यू, टोटल वॉल्यूम कितना है स्फीयर का 4/3 πr³। 4/3 πr³ मतलब फॉर दिस मच वॉल्यूम जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना है, फॉर वॉल्यूम कितना बोलो, टोटल वॉल्यूम बोलो 4/3 πr³ कॉमा चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड वही है जो टोटल चार्ज स्फीयर के अंदर है वॉल्यूम में कितना है वो क्यू है, सारा वो क्यू चार्ज है, ये सारा चार्ज क्यू है भाई, ये इसको इसको और इसको सारा मिला के जो मैं दिखाया गया है वो क्यू है। तो वो कितने वॉल्यूम पे है, टोटल वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 πr³। अच्छा फॉर वॉल्यूम 1 कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड बटा हो जाएगा क्यू अपॉन हो जाएगा नीचे ये 4/3 πr³। चलिए अब गॉसियन सरफेस के लिए कितना चार्ज मिलेगा देखते हैं। तो उसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम छोटी रेडियस हो जाएगी छोटा आर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर वॉल्यूम 4/3 πr³ चार्ज एनक्लोज्ड, बोलो कितना, ये आ जाएगा। ये इंटू से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू अपॉन ये पिछली वाली लिखो ना कितनी है 4/3 πr³ ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 4/3 πr³ से। तो देखो जरा कितना हो गया, ये कट गया, ये कट गया, पाई भी कट गया, QR³ अपॉन आर क्यूब ये। सो चार्ज इंक्लूड मानते हैं क्यू डैश, सो क्यू डैश इज इक्वल टू बोलो कितना बचा QR³ बटे कैपिटल R³। तो इतना चार्ज इसके हिस्से में आएगा गॉसियन सरफेस के हिस्से में जो दिख रहा है अंदर आपको। यही था यहाँ मेन पॉइंट कि क्यू डैश आएगा उसके हिस्से में। तो चार्ज एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस आपको पता लग गया, तो फिर आपने ये थ्योरम लगा देनी है, देयरफॉर बाय गॉसियन थ्योरम E.ds इज इक्वल टू हाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉसियन सरफेस के हिस्से में जो चार्ज है, क्लोज सरफेस यहाँ कौन है, ये गॉसियन सरफेस है, तो इसके हिस्से में कितना चार्ज, मतलब कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ये क्यू नहीं कर रहा है क्यू डैश कर रहा है। क्यू डैश है कितना है पुट कर देंगे अगले स्टेप में, लगा आपको पता। तो ये देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो ये था आपका मेन, लगभग ख़त्म ही है ये। सो ये था, ठीक है। तो आपने ऐसे कर देना है ये। तो अब देख लेते हैं अभी क्यू डैश की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा ई, चलिए सॉल्व करते जाओ। ई डी एस में एंगल कितना है यहाँ 0 डिग्री हमेशा ही,
इसमें 0 रहता है, तो ई हमेशा नहीं, यहाँ पे जब भी आपका स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस हो तो 0 ही रहेगा। cos 0 इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए ई गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो कांस्टेंट है, 12 आ जाएगा। cos 0 1 होता है, तो ये आ गया क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए तो ये बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, तो बन जाएगा 4πr² इज इक्वल क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब। ठीक है जी। तो ये आर स्क्वेयर एक कट गया, यहाँ एक आर बचा, तो ई इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 4 पे नीचे आ गया, क्यू आर बटे आर क्यूब, ये होने वाला है। आर स्क्वेयर से एक कट गया ना, हाँ, तो एक ही आर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये है जी फॉर्मूला आपका। तो यहाँ से आपने सीख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये है वो डिस्टेंस, इससे कैसे वेरी करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे इस बात को। सो ये था। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इनसाइड पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली आर के साथ कैसे वेरी करती है, वो यही पॉइंट होता है कि जिसमें ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। तो आपने ये देख लिया कि सरफेस आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करी आर स्क्वेयर, सरफेस वाले पॉइंट के लिए वेरी करी ये ऐसे, है ना, और इनसाइड वाले पॉइंट के लिए वेरी करी डायरेक्टली। तो यदि मैं आपको इसका वेरिएशन दिखाऊं तो ये ऐसे देखेंगे आप, देखो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये आ गया, ये देखो, ये सब ध्यान लगाओ यहाँ पे और इसको देखो ज़रा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। ये है सॉलिड स्फीयर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्यू है। चलिए अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सेंटर से चल रहे हैं हम बाहर की तरफ, ये डिस्टेंस इधर को आर है भी, है ना, बाहर निकलेंगे तो आर आ जाएगा, जब अंदर रहेंगे तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आई। इस वाले पॉइंट के लिए आर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, कैपिटल आर, यहाँ आर हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, इधर एक्स एक्सिस पे आप आर को डिस्टेंस को ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे आप किसको प्लॉट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। चलिए सेंटर पे, सेंटर से जब आप अंदर रहते हैं यहाँ तक, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, देखो ये बताया मैंने। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बीच में से निकलता हुआ, दोनों एक्सिस को ऐसे बीच में से निकलता हुआ 45 डिग्री पे ना। तो ये आ गया यहाँ पे। लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुँच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे ये आ गई आर डिस्टेंस के लिए, देखो आर डिस्टेंस के लिए सरफेस बड़े पॉइंट के लिए ये जो चीज़ होती है ये मैक्सिमम हो जाती है, ये आ गया, तो मैक्सिमम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही आप फिर बाहर चलते हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है ऐसे, और ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे जो ब्लू लाइन दिखाई गई है। तो ये थी वेरिएशन, ये ना सरफेस से बाहर चले गए आप, ये इधर को, तो ऐसे वेरिएशन होगी। अंदर हैं तो ये ऐसे आएगी, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी और फिर ऐसे वेरी करेगी। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। फिर रखें ध्यान की मैक्सिमम कहाँ होती है, सरफेस पे, चाहे आपकी सॉलिड स्फीयर है चाहे आपकी कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, जो भी। ठीक है, सो यही था। सो इसी के साथ इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट होता है अभी। ठीक है, गॉसियन थ्योरम की 4 एप्लीकेशंस थी वो हमने कर ली। सो ओके देन।